Yes, sir. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखो बेटा, ये नर्व में इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, कंडक्शन कैसे हो रहा है, ये तो समझ गए। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिट हो रहा है इम्पल्स, वो कैसे होगा। तो देखेंगे यहाँ कुछ टर्म्स वगैरह है, उसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक नर्व। ठीक, ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया डेंड्राइट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक्सॉन। देन उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा भाई, छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, याद आ रहा है क्या बताया था मैंने? Yes, sir. हाँ, क्या है ये? सिनेप्टिक Terminal नॉब। vesicle. ये वेसिकल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल जो रहता है वो किससे फिल्ड रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, लाइक ACH, एसिटिल कोलिन। ठीक, अब इसके बाद एक और न्यूरॉन होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसको मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को दिखना चाहिए, ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब इसका क्या रहेगा भाई, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है, या दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के एकदम कांटेक्ट में है? Space. सर Sir, स्पेस space दिख रहा है. है ना, समझ आ रहा है बात? स्पेस दिख रहा है आप लोगों को? Yes. इस स्पेस को क्या बोलते हैं? ये जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है Yes. बेटा। अब यहाँ Yes. पर अगर आप देखोगे तो ये क्या चीज है? ये एक न्यूरॉन है, तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना, या मेम्ब्रेन बोल सकते हो। और ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन का। सर, हाँ बोलो। सर अगर हर न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट हो रहा है तो फिर उसमें ट्रांसमिशन की क्या जरूरत है? किसको बेटा? ट्रांसमिशन की क्या जरूरत है? तो बेटा सर मैं सिग्नल आएगा impulse- कैसे? सिग्नल जो रहता है वो एक जगह से जनरेट होता है, फिर वो सिग्नल पास होता है, उसी को तो हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। सिग्नल जनरेशन आप लोगों को मैंने कंडक्शन ऑफ सिग्नल नहीं बताया है। सिग्नल जो रहता है वो कंडक्ट हो रहा है, मैंने नहीं बताया। मैंने सिग्नल जनरेट होना भी बताया है, और मैंने ये भी बताया है कि हर न्यूरॉन में सिग्नल जनरेट होता है। लेकिन वो न्यूरॉन में जो सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, वो क्यों जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो ये हो गया इतना। सर हाँ बोलो। ये दोनों न्यूरॉन अलग अलग है, अटैच नहीं है, तो सर ये हिल के कहीं और नहीं जाएगा? नहीं बेटा, नहीं जाएगा। क्यों सर? ये हिलेगा, हिलेगा भी तो आसपास रहते हैं। देखो जैसे ये मैं जैसे ये मूव कर रहा हूँ स्किन को, ठीक है, तो यहाँ जो स्किन मूव हो रहा है, तो आपको मालूम है यहाँ पर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, इतने हिस्से में आपको मिलियंस ऑफ न्यूरॉन का कनेक्शन मिलेगा। वो सब एक दूसरे के आसपास रहते हैं, तो बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, फाइबर्स का, लिगामेंट्स का। ठीक है, फेशिया होता है, एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ये सब एक दूसरे को, फेशिया जो होता है ना, एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। समझ आ रहा बात? कनेक्टिव टिश्यू आप लोग पढ़े ना, कनेक्टिव टिश्यू, याद है? सर Yes. Yes. तो कनेक्टिव टिश्यू, मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मसल के बीच में होता है, नर्व्स के बीच में होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या बताया था, कुछ याद है किसी को?
अरे हरलीन, आप तो छुट्टी मारने वाले थे बेटा। यस सर, मैं आ गई। अरे वाह, वेरी गुड, एकदम जुझारू बच्चे हैं सब। हाँ बोलो, तो बताओ, याद है? एरोला टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, याद है? यस बहुत सारे सर। दो डिफरेंट टिश्यूज Yes, होते sir. हैं, उनके बीच बीच में होता है कनेक्शन के लिए, अटैचमेंट के लिए। तो ये सारे जो टिश्यू होते हैं ना बेटा, ये लोग सब अटैच करके रखते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, जैसे ये स्किन है ना, ये मसल से अटैच, तो ये सब अटैचमेंट। ठीक है, समझ आ रहा बात? चलो, तो अब देखो बेटा, यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है ना, ये जो न्यूरॉन है, इसको सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अपन मेम्ब्रेन बोलेंगे, है ना, ये एक न्यूरॉन का है। चलो, तो ये जो न्यूरॉन है ना, इसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। और ये जो न्यूरॉन है, इसको हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हमेशा प्री साइनेप्टिक रहेगा और पोस्ट साइनेप्टिक हमेशा पोस्ट साइनेप्टिक रहेगा। तो ये प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक हम लोग किस बेसिस पर बोलते हैं? तो साइनेप्सिस के बेसिस पर बोलते हैं। साइनेप्सिस क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन होता है, जंक्शन जो होता है, उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक साइनेप्सिस पढ़ा होगा, SIS वाला साइनेप्सिस, याद आ रहा है? कहाँ पढ़े हो? Yes, sir. यस सर। कहाँ पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? Sir, cell division, cell cycle. हाँ, सेल डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा है साइनेप्सिस। दो सिस्टर क्रोमेटिड Yes, के sir. बीच में जो जंक्शन बनता है, ऐसा स्पेस रहता है ना, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, उसको हम साइनेप्सिस, SIS। ये क्या है? ये साइनेप्सिस, साइनेप्सिस, SES, साइनेप्सिस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा, तो क्या आपको दिख रहा है? एक चीज कॉमन क्या दिख रहा है ना, ये साइनेप्स में आपको क्या दिख रहा है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये, उसका मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली डेंड्राइट भी मेम्ब्रेनस होता है। मतलब ये जो साइटोन है ना, उसी का आउटग्रोथ होता है, कुछ अलग से हेयर लाइक नहीं है ना, यही मेम्ब्रेन का ये एक आउटग्रोथ है। ये मेम्ब्रेन ऐसा एक्सटेंड हो गया और डेंड्राइट बन गया है, साइटोन का मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो जंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये एक मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन, बीच में जो स्पेस है, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। समझ आ रहा है बात? साइनेप्स, एक दो न्यूरॉन के बीच में जो रहेगा वो साइनेप्स। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो, अब प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक का कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। प्री साइनेप्टिक से हमेशा इम्पल्स आगे की तरफ आएगा, पोस्ट साइनेप्टिक की तरफ। पोस्ट साइनेप्टिक से रिवर्स सिग्नल इधर कभी नहीं जाएगा, पोस्ट से प्री में कभी नहीं जाएगा, हमेशा सिग्नल प्री से पोस्ट में जाएगा। इसका जो रीजन होता है कि एक सिग्नल यहाँ इम्पल्स जनरेट हुआ, ये इम्पल्स आगे बढ़ रहा है, इम्पल्स आगे बढ़ रहा है। जैसे ही इम्पल्स आगे बढ़ेगा, ये जो हमारा साइनेप्टिक नॉब होता है, साइनेप्टिक नॉब में क्या मिलेगा हमको? साइनेप्टिक वेसिकल्स मिलते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल में ACH होता है। तो जैसे ही यहाँ पर सोडियम चैनल जब खुलते हैं, और ये सिग्नल जो है, इम्पल्स जो है, जब साइनेप्टिक नॉब में आता है, साइनेप्टिक वेसिकल के पास में, तो कुछ कैल्शियम, मतलब जब ये इम्पल्स आएगा, करंट आगे आएगा, तो यहाँ पर जो कुछ कैल्शियम आयन जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। कैल्शियम आयन को चार्ज किया जाएगा। ये कैल्शियम आयन जो है ना, ये कैल्शियम आयन जो है वो जाएगा कहाँ पर भैया? कहाँ पर जाएगा? और इस साइनेप्टिक वेसिकल में जाएगा, साइनेप्टिक वेसिकल को बर्स्ट कर देगा। तो जो इम्पल्स आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल कैल्शियम आयन को चार्ज करेगा, और कैल्शियम आयन इस साइनेप्टिक वेसिकल को बर्स्ट कर देगा, है ना? समझ आ रहा है बात? बर्स्ट कर देगा। बर्स्ट करने से क्या होगा? यहाँ से क्या रिलीज होगा? बोलो, क्या रिलीज होगा? ACH. अगर ये वेसिकल बर्स्ट हो जाएगा, Neurotransmitter.
है ना, ये वेसिकल अगर बर्स्ट हो जाएगा तो क्या रिलीज होगा, तो ACH, दैट इज न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब होता है न्यूरॉन का ट्रांसमीटर, जो कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा एक से दूसरी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि ये जो वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ACH है ये ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा, तो जैसे ही कैल्शियम आयन इसको बर्स्ट करेगा, क्या होगा कि ये यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, मेम्ब्रेन तक, साइनेप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन तक आएगा, और फिर ये जो वेसिकल है यहाँ पर आकर के ये रप्चर हो जाएगा और अपना सारा कंटेंट जो है इस स्पेस में डाल देगा, साइनेप्स में डाल देगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल देगा, ठीक है। ये आ गया, देख रहे हो आप लोग, वेसिकल जो है वो ओपन हो रहा है इधर की तरफ, ठीक है। ये वेसिकल अब ओपन हो रहा है इधर की तरफ। तो ये जो ACH है, ये क्या है, ये ACH है ना, ACH दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक केमिकल है बेटा, ये एक केमिकल है। ये केमिकल आएगा और जो हमारा डेंड्राइट है, डेंड्राइट में क्या होते हैं, इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टार्स होते हैं, इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टार्स होते हैं, रिसेप्टार्स होते हैं। तो ये क्या बना रहा हूं मैं, रिसेप्टार, ठीक है, रिसेप्टार, रिसेप्टार, ठीक है, इन डेंड्राइट्स, ठीक है, रिसेप्टार इन डेंड्राइट्स। तो रिसेप्टार का काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना, है ना। तो ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए रिसेप्टार प्रेजेंट है किसमें, डेंड्राइट्स पे। तो ये रिसेप्टार क्या करेगा, ये ACH जो केमिकल है इसके सिग्नल को ये रिसीव करेगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था हार्मोनल सिस्टम में हमारे पास हर एक ऑर्गन में क्या रहता है, केमिकल को, दैट इज हार्मोन को रिसीव करने के लिए मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, हार्मोन को रिसीव करने के लिए मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टार्स, है ना, रिसेप्टार्स होते हैं। तो रिसेप्टार कोई चीज को रिसीव करता है, जैसे सेंसरी रिसेप्टर, हमारे स्किन में क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर, तभी तो हम स्किन में कोई चीज को सेंस कर पाते हैं, रिसीव करते हैं सेंस को। तो वैसे ये केमिकल के लिए रिसेप्टर होता है डेंड्राइट में, और ये जो ACH है ये अपना सिग्नल यहाँ देगा, और फिर डेंड्राइट से क्या होगा बेटा, सिग्नल इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होगा, फिर वही सोडियम चैनल, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही ये केमिकल आता है, यहाँ से सोडियम चैनल ओपन होगा, और वो सोडियम चैनल खुलते खुलते यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ आने के बाद फिर से ये यहाँ पर जो वेसिकल्स होंगे उसको रप्चर करेगा, और यहाँ से फिर ACH रिलीज होगा, और ऐसे सिग्नल आगे बढ़ता है। समझ आया बात, यस। क्लियर हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भाई आपने एक न्यूरॉन देखा है, एक न्यूरॉन में सिग्नल जनरेट होकर के कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो सिग्नल आया कहाँ से, समझ आ रहा बात। हम लोगों ने ऐसा देखा ना कि यहाँ पर सिग्नल आया, सोडियम चैनल खुला, तो ये आया कहाँ यहाँ पर, कहीं से तो आएगा। तो ये ऐसे आएगा, और एक न्यूरॉन में, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो जहां से सिग्नल या इम्पल्स आता है उसको हम लोग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और जहां सिग्नल जाता है उसको हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर सिग्नल है, यहाँ पर सिग्नल है, और अब ये सिग्नल आगे की तरफ जाएगा, तो अब ये न्यूरॉन को आप प्री साइनेप्टिक बोलोगे या पोस्ट साइनेप्टिक, प्री-साइनेप्टिक। अब ये प्री साइनेप्टिक हो जाएगा। फिर कई लोग बोलेंगे सर यहाँ तो आप पोस्ट साइनेप्टिक लिखे हो। पोस्ट साइनेप्टिक हम किस सेंस में लिखे हैं, कौन से कंडीशन में लिखे हैं, कौन से कंडीशन में लिखे हैं पोस्ट साइनेप्टिक, जब ये अपने पहले वाले न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव कर रहा है, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक हो गया, मतलब साइनेप्सिस के बाद में। तो साइनेप्सिस में क्या होता है, केमिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो एक न्यूरॉन के कौन से हिस्से से केमिकल सिग्नल रिलीज होता है, समझ आ रहा बात, तो वो है साइनेप्टिक नॉब, एंड ऑफ द एक्सॉन। तो एंड ऑफ द एक्सॉन से ही केमिकल रिलीज होगा और आगे ट्रांसफर होगा केमिकल के रूप में, और उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर कहाँ पाया जाएगा, एंड ऑफ द एक्सॉन,
और रिसीवर कहाँ पाया जाएगा? तो साइटोन के शुरुआत में, डेंड्राइट्स में। समझ आया बात? इसीलिए हम, अगर आपको बोले कि भाई ये एक सिनेप्टिक, अगर ऐसा कुछ आपको लाइन डायग्राम दे दे, लाइन डायग्राम में क्या होता है, आपको ये डायग्राम नहीं दिया जाएगा, आपको बोलेगा इट इज फर्स्ट न्यूरॉन, इट इज सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है, इट इज न्यूरॉन 1 और ये न्यूरॉन सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछे कि अगर आपको ये बोला जाए, अगर ये बोला जाए कि यहां से ACH जो है उधर जा रहा है, ठीक है, ACH उधर जा रहा है, तो यहाँ पर प्री साइनेप्टिक कौन सा है और पोस्ट साइनेप्टिक कौन सा है, ये आपसे पूछ देगा। समझ आ रहा है बात? लाइन डायग्राम का मतलब समझ आ रहा है? ठीक है। यस सर। तो अगर ACH यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मुझे बताओ कि प्री साइनेप्टिक कौन है, पोस्ट? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। चलो बताओ भाई, रेणुका। सर फर्स्ट वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अच्छा चलो, और अगर मैं बोलूं, मैं अगर बोलूं कि ये चीजें उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पर से ACH, यहाँ पर से ACH जो है वो इधर ट्रांसफर हो रहा है, इसके अंदर तो नहीं जाएगा, यहाँ पर सिनेप्टिक, ये जो वेसिक, ये जो साइनेप्स है यहाँ जाएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा ACH यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। कौन बताएगा? बताओ भाई, परमिंदर बताओ कि Yes, यहाँ sir. पर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन किसको बोलोगे आप? सर ACH से रिटर्न तो नहीं जाता है, तो फर्स्ट वाला ही प्री साइनेप्टिक होगा और सेकंड वाला ही पोस्ट। देखो बेटा, जो मैं समझाया हूँ बस उस पर ध्यान दो, ठीक है, बाकी चीजें कभी मत ध्यान दो। मैं हमेशा जो समझाया हूँ सिर्फ वही, उसी चीज को ध्यान देना है, ठीक है। चलो बताओ बेटा। हाँ, जो मैं यहाँ समझाया हूँ उसके हिसाब से ध्यान दो, कौन आगे कौन पीछे सब मत ध्यान। मैंने ये लाइन डायग्राम बनाया, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर ये सर है कि ये पैर है ना। देखो, लाइन डायग्राम का मतलब होता है कि भैया वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है, उसका सर पैर को नहीं दिखाया जाता है। ये लाइन डायग्राम एक न्यूरॉन है। अब अगर एक न्यूरॉन है, इधर छोड़ दो, मैं बोलूंगा इधर जो है, चलो अब एक न्यूरॉन 1 है, मैं इसको बोलूं ये A पार्ट है, ये वाला B पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं यही डायग्राम है कि न्यूरॉन 2 में, न्यूरॉन 2 ये इधर का, ये C है, इधर का D है, न्यूरॉन 2 में, न्यूरॉन 2 जो है इसमें साइटोन किधर की तरफ होगा? CD किधर की तरफ? डी। ठीक है। अब मैं बोलूंगा इसमें साइटोन किधर की तरफ है? बी। बी। हैं? बी। समझ आ रहा बात आप लोगों को? अब कई लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, मे बी, है ना, कि ये क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ACH बताया है। देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, जहां से भी ACH जाएगा दूसरे में, वो हमेशा जिधर जा रहा है वो पोस्ट सिनेप्टिक होगा, है ना बेटा। ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये न्यूरॉन लेफ्ट से राइट ही जाएगा, राइट से लेफ्ट भी जा सकता है। इधर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे फिंगर, अगर मैं अपने फिंगर्स को, अगर मैं अपने फिंगर को मूव करूंगा, तो न्यूरॉन आपके हिसाब से राइट टू लेफ्ट जा रहा है? आप अगर देख रहे हो तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब बताओ, अब बताओ, अब न्यूरॉन में सिग्नल Left to किधर right. जा रहा है? अब लेफ्ट टू राइट हो गया। तो ये कैसे हो सकता है? उससे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से कहीं भी जा सकता है ना, न्यूरॉन का तो डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। कुछ न्यूरॉन इधर जाएंगे तो कुछ इधर भी तो आएंगे, तो इधर जाएंगे इधर भी जा सकते हैं, लेकिन जहां भी जाएंगे उनका हमेशा सर इधर होगा पैर इधर होगा, दूसरे वाले का सर इधर होगा पैर इधर होगा,
ठीक है, तो एक न्यूरॉन के पैर के पास में दूसरे न्यूरॉन का सर हमेशा ऐसा पाया जाएगा। तो मैं जहां ACH लिखूंगा वो उसका पैर वाला हिस्सा हो गया, तो न्यूरॉन 1 में जो है वो उसका सर ये हिस्सा हो जाएगा, मतलब साइटोन। ठीक है, तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, परमिंदर से क्या क्वेश्चन पूछा था? प्री गलत आंसर। सिनेप्टिक कौन सा न्यूरॉन है? हाँ, प्री साइनेप्टिक कौन सा है इसमें से? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट, अरे भगवान इतना समझाया। अरे बेटा, प्री साइनेप्टिक से हमेशा ACH रिलीज होता है, यस प्री सर। साइनेप्टिक से हमेशा ACH रिलीज होगा, ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक हमेशा ACH को रिसीव करेगा, यहां से निकलेगा, और जो ACH को रिसीव करेगा, रिसेप्टर होगा, वो हमेशा पोस्ट साइनेप्टिक होगा। मैं इसको इधर से इधर करूं या इधर से इधर करूं, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि ACH कहां से कहां जा रहा है। ACH अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये सेकंड से फर्स्ट में जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, इसको मैं अगर ऐसा बना दूं, इधर देखना ये सारा चीज वही रहेगा, सिर्फ ये लाइन डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ ना अब, ठीक है, लाइन डायग्राम को हटा रहा हूँ, तो ये क्या होगा भाई, इधर देखो सब चीज सेम है। अब बताओ कहां से कहां जा रहा है, अभी भी ACH यहीं पर है ना, ACH को मैं हटाया नहीं। अब बोलो फिर सिनेप्टिक कौन सा होगा? सेकंड वाला। सेकंड न्यूरॉन। समझ आ रहा है भाई, जो गलती Yes, कर रहे sir. हैं, समझ आ रहा है? यस तो लाइन डायग्राम का मतलब ये होता है उसको तो सर पैर कहाँ पर है नहीं मालूम, लेकिन उसके फंक्शन के हिसाब से हम पता कर सकते हैं उसका सर और पैर क्या हो। तो समझ आ रहा है, बताइए एक न्यूरॉन है, कैसे मालूम चलेगा कि साइटोन किधर है, साइटोन किधर है और सिनेप्टिक नॉब किधर है। ठीक है, तो ACH अगर यहाँ से रिलीज होगा तो ये सिनेप्टिक नॉब है, अगर यहाँ से रिलीज होगा तो इसको उल्टा कर। क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर सब क्लियर है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है वो बर्स्ट होगा तो फिर उसको ठीक कौन करेगा? फिर से बनेगा ना बेटा, फिर से कैसे बनेगा बनेगा? एंजाइम्स के द्वारा, एसिटिल कोलिन एस्टरेस एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो एंजाइम से फिर से ACH सिंथेसाइज होगा, उसके लिए प्रोटीन वगैरह चाहिए हमको। ठीक है सर हर सिग्नल में Okay, वैसा sir. ही होगा? हर सिग्नल में होगा बेटा, एवरी सिग्नल में यहाँ से बर्स्ट होगा, ACH बाहर निकलेगा, नया ACH फिर से सिंथेसाइज होगा। समझ आ रहा है? ऐसा होते रहता है। यस सर। चलो क्लियर है ये? बस करता है। यस सर। कैल्शियम के कारण वो बर्स्ट होता है। अभी आप मसल जब पढ़ोगे ना तो वहां भी आप लोग देखोगे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आप बिना कैल्शियम के हिल भी नहीं पाओगे, अपने आप को हिला भी नहीं पाओगे, एक वर्ड भी नहीं बोल पाओगे बिना कैल्शियम आयन के, क्योंकि कैल्शियम आयन नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। और जितना तेजी से कैल्शियम आयन अवेलेबल होता है मसल को, उतना ही तेजी से मसल काम भी करता है। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो आगे देखोगे आप, इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं है, मसल में आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगा कैल्शियम आयन का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही कैल्शियम आयन का नीड होता है ना, चार्ज कर देता है उसको। हटा दो, ये समझ आया ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है ना, साइनेप्टिक Yes. क्लेफ्ट क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है, तो बहुत आसान है बेटा। सर हाँ बोलो। अल्टीमेटली मतलब लास्ट में साइनेप्टिक वेसिकल में ही जाएगा ना? साइनेप्टिक वेसिकल में जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाएगा, जीवन भर क्या न्यूरॉन से न्यूरॉन में ज्यादा समय रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ब्रेन से सोचा कि मैं ये हाथ को उठाऊं, तो जो मेरे ब्रेन से जो सिग्नल स्टार्ट हुआ है न्यूरॉन से, वो जो सिग्नल है वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के द्वारा मेरे हाथ के मसल में जाएगा। तो एंड ऑफ द सिग्नल कहाँ हुआ? हाँ सिग्नल मसल मेनली में। कहाँ रीच किया, कहाँ कहाँ पहुंचा आखिर में सिग्नल? मसल्स में। ठीक है, तो सिग्नल जो रहता है वो दो जगह जाता है, या तो मसल या तो ग्लैंड्स में। ठीक है, मसल या Yes, sir. ग्लैंड। क्लियर हो रहा है? यस जैसे सर। आगे चल के Yes, जैसे मैं sir. बताऊंगा, यहाँ पर ये मसल होगा, ये जो अब यहाँ पर भी तो ACH निकल रहा है ना,
तो ये कहाँ जाएगा, ये मसल है मान के चलो, ये मसल है, ये मसल है, तो ये मसल में फिर इस सिग्नल को रिसीव, मसल भी न्यूरॉन से पूरा जुड़ा नहीं रहता है, यहाँ पर भी स्पेस होता है, इसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। क्या, न्यूरो मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो उस जंक्शन में भी एसीएच रिलीज होगा, और इस एसीएच को अब कौन रिसीव करेगा, इसके लिए रिसेप्टर कहाँ होंगे, मसल में। समझ आया, इसके लिए रिसेप्टर कहाँ होंगे, Yes, मसल में, ये रिसेप्टर है। क्लियर हो रहा है? यस सर। yes sir. चलो हटा दूं, ट्रांसमिशन समझ आ गया, प्री टू पोस्ट, देन कहाँ जाएगा अल्टीमेटली, ग्लैंड या मसल, मसल या ग्लैंड। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं हटा रहा हूं, देन हम आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। तो जैसे कि फर्स्ट न्यूरॉन पे इम्पल्स आया तो उसने एसीएच को बस्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके जो सेकंड न्यूरॉन पे जो एसीएच गया तो वो एसीएच सी प्लस प्लस को बोलेगा कि मतलब दूसरे एसीएच को बस्ट करना है कि एसीएच जो है ना, यहाँ पर जब भी इम्पल्स यहाँ आएगा, जब भी इम्पल्स आएगा तो इस लास्ट एंड पे कैल्शियम आयन चार्ज होकर के वो एसीएच को बर्स्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, ताकि एसीएच के वेसिकल एसीएच को रिलीज कर सके। तो कैल्शियम बाइंड होता है उसके मेम्ब्रेन से, जिसके कारण मेम्ब्रेन बर्स्ट होता है। समझ आ रहा बात, ठीक है। कैल्शियम जो रहता है उसके मेम्ब्रेन से बाइंड होकर के उसको फटने में हेल्प करता है, और जब तक कि वो बाइंड नहीं सर वो होगा नहीं तब मतलब तक। हाँ बोलो बोलो। सर इसके फर्स्ट न्यूरॉन में इम्पल्स आया था, इम्पल्स ने कैल्शियम आयन को वो किया, और सेकेंड न्यूरॉन पे फिर उसके बाद एसीएच जाके मतलब कैल्शियम आयन को चार्ज करेगा कि इम्पल्स, वो इम्पल्स पे कैसे कन्वर्ट हुआ। कैल्शियम आयन आपको इधर मिलेगा, कैल्शियम का रोल इधर है, क्योंकि एसीएच बेसिकली यहाँ है। यहाँ पर आने के बाद वो सोडियम चैनल ओपन करेगा, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, जो पिछले क्लास में पढ़े थे ना, वो अब यहाँ से चालू ओके होगा। यस सर, यस समझ यस आया बात, पिछले क्लास में जो पढ़े यस थे सर, सोडियम गेट पोटेशियम गेट, वो अब यहाँ से चालू होगा। ठीक ओके है, सर, यस सर, यस थैंक यू सर, चलो हटा दूं। यस सर। सर चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस धरती पे सबसे खतरनाक वेपन। सर हाँ बोलो। सर ये डिलीट है, इसको भी पढ़ेंगे। कौन सा वाला डिलीट, सर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। डिलीट है? यस सर। तो क्या है बेटा इसमें, और क्या है इसमें? सर आगे नहीं है। बस इतना ही है आप लोगों के सिलेबस है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन नहीं है? नो सर। और रिफ्लेक्स एक्शन, नो सर। सेंसरी ऑर्गन, सर आगे कुछ भी नहीं। टाइम बचा है पढ़ा देता हूँ, पढ़ लो क्या देते हैं। यस सर। ज्यादा बड़ा नहीं है, फंक्शन बस बता देता हूँ इसका। यस सर। थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि काम तो आएगा ही, और पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ लो इस चैप्टर को, आधा आधा मेरे को चाहिए, या तो मैं नहीं पढ़ाऊँ या तो पूरा पढ़ाऊँ। ठीक, सर पूरा पढ़ा दीजिए इसको। पढ़ा देते हैं, वैसे भी Yes, हमारा sir. सिलेबस तो हो ही गया बेटा। क्या बच्चा है, स्केलेटल सिस्टम तो बच्चा बस हमारा, मसल और बोन है यस ना, सर। तीन चार क्लास में हो जाता है, वो 2 हफ्ते में हो जाएगा आपका, है ना। मान के चलो इस महीने आप लोगों का तो हो जाएगा पूरा मेरा पार्ट, और आप लोगों का बॉटनी वाला जो सूर्या पढ़ा रहा है उसका भी तो आप लोगों का क्या बच्चा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चा है, पूरा Yes, चैप्टर है ना वो वो। स्टार्ट हो गया है। हाँ स्टार्ट हो गया है, 2-3 क्लास में भी यस कंप्लीट हो सर। जाएगा। तो लगभग लगभग हम लोगों का नेक्स्ट 2 वीक में तो बायो आप लोगों का सिलेबस में जो आ रहा है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं yes, है। अगर अगर अपने पास समय कम रहता तो मैं इसको स्किप कर देता जरूर। अब आधा पढ़ लिए, थोड़ा सा है, आप 15-20 मिनट, आधे घंटे का टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, तो छोड़ के करेंगे भी क्या। चलो यस तो सर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम लोग देखें, ब्रेन,
ठीक है, तो आपको मालूम है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है ना? यस Yes. सर। नर्वस सिस्टम में ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और Head हेड brain. ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये पूरा टोटल ब्रेन का 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का 2/3 हिस्सा, करीब करीब 70% सेरिब्रम होता है। ठीक है, और यही एक ऐसा चीज है जो हम में सबसे ज्यादा डेवलप होता है ना, जिसके कारण हम लोग इस दुनिया में सबसे खतरनाक एनिमल है। ठीक है, दूसरा होता है डायनसेफ्लॉन। मैं आपको बता रहा हूं कि इस धरती पे सबसे डिस्ट्रक्टिंग अगर पार्ट है तो वो ह्यूमन है। ठीक है, हमेशा याद रखना, सबसे डिस्ट्रक्टिंग। हमारे अलावा दुनिया में कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो धरती को खत्म करना चाहता है, या जिसके कारण धरती तबाह हो रही है, बर्बाद हो रहा है। ठीक है, एक ह्यूमन है जो इस धरती को खत्म करता है बस, और कोई भी नहीं। बाकी सब इकोसिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं, बाकी सब इकोलॉजिकल चेन, फूड चेन के हिसाब से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, पी रहे हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या इकोसिस्टम का एक पार्ट है। हम तो इकोसिस्टम को बर्बाद करते हैं। अभी आप लोग 12th में होंगे तो पढ़ोगे उसको। चलो, तो ये सबसे बड़ा जो है हमारा सेरिब्रम, इसी की बदौलत हम लोग ऐसा, हम इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट है। ठीक है, सबसे होशियार सर है। हमारी मेमोरी स्टोर कहाँ रहती है? सेरिब्रम ही है। Yes, ठीक sir. है, इंटरसेंसरी एरिया वहीं पर होता है। इंटरसेंसरी एरिया में सारा चीज, थॉट आता है, जो इमेजिनेशन होता है। समझ आ रहा बात? हम कोई चीज को सोच सकते हैं, हम बिना लिपसिंग किए चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बोलते बोलते मैं और भी कुछ चीजें सोच सकता हूँ बोलते बोलते। समझ आ रहा बात? ये सब हमारा सेरिब्रम। Yes, sir. चलो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि सेरिब्रम जो रहता है 100% वही काम करता है। बाकी ब्रेन के और भी जो पार्ट्स होते हैं वो सब भी इंटर रिलेटेड होते हैं, बट मेनली वही करता है। मिड ब्रेन जो है, इसका ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है आप लोगों के में। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है, एंड क्रूरा सेरिब्राई। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्राई। जो हिंड ब्रेन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा है, या सिर्फ मेडुला भी बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलो, तो ये हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये सब क्या है, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी में ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी यहाँ पर से रिलेटेड रहता है, इसलिए भी पढ़ना जरूरी है आपको। हाँ बोलो। में सेकंड वाला क्या लिखा है? कहाँ यस पर? सर। सर मिड ब्रेन का सेकंड जो है क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई। सर मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो। सर जैसे हम लोग कभी भी डे ड्रीमिंग करते हैं और उसके बाद अचानक से हम लोग को कुछ ऐसी चीज दिखती है जो हुई नहीं होती है बट होने वाली होती है, तो सर वो ऐसा क्यों होता है? वो फिल्मों में होता है, नो सर, रियल में भी होता है थोड़ा बहुत। वो फिल्मों में होता है, सीरियल में होता है, सावधान इंडिया में होता है। ठीक है, और ये जो होता है एक्चुअल में हमको जैसा लगता है ना कि ये चीज तो मैंने देखी थी और यस ये सर। चीज हुई है। इसका जो रीजन होता है कि हम कभी ना कभी वो चीज को जानते हैं, टीवी में देखते हैं, या कभी सोचते रहते हैं,
तो ही वो हमारे ब्रेन में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। कई लोगों को लगता है ना कि हम जो सोचते हैं वो होता है। सोचने और होने का एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ये चीजें पहले देखी है और वही चीज वो घटना घट रही है, एक्चुअल में वो आप देखते नहीं हो, या तो आपने उस चीज को इमेजिन किया है कहीं से, या तो आपने उसको सीरियल टीवी में देखा है पहले कभी और आप भूल गए और आप वैसी कल्पना करना चाहते हो, ठीक है, या वैसा आप सोचना चाहते हो। तो आपका ब्रेन कभी ना कभी उस चीज को इमेजिन किया है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अगर बोले कि मैं जब कुछ खेल रहा हूँ तो मम्मी मुझे आके बोले कि ये इतना मत खेल नहीं तो पिटाई करूंगी। हो सकता है 1 साल पहले ऐसा कभी आपको बोला गया हो और आप जब भी खेलते हो तो आपके दिमाग में वो चीजें आती है कि ऐसा हो सकता है। तो उसका जब अचानक से जब आप खेल रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, आपको मम्मी आके बोले कि ऐसा करेगा तो तेरी पिटाई पड़ेगी, तो अचानक से दिमाग में आता है यार ऐसा तो मैं कभी सोचा था या सपने में आया था। ऐसा होता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, Yes. ये वही चीज है। ठीक है, तो ये वही चीज है। समझ आ रहा बात? कभी ना कभी यस वो सर। चीज के बारे में हम सोचे हैं, समझे हैं, ये देखे हैं या हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, किसी भी मोड से हो सकता है। ठीक, चलो तो मनोज अब हाँ बोलो, ये पार्ट्स हटा रहा हूँ मैं। सर हाँ बोलो सर 1 मिनट। बोलो बोलो बोलो। फिर एक और चीज ऐसी होती है ना, जैसे कि अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसा सीन हुआ कुछ, तो फिर वो कई बार ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं होता रियल में। ये क्यों होता है? वही सब तो बताया ना बेटा मैं, कैसा लगता है कि हो चुका है लेकिन हुआ नहीं रहता। या तो हमने वो चीज को कहीं देखा है, सुना है ना, या सोचा है वो चीज के बारे में, या इमेजिन किया है। ठीक है, देखा है टीवी सीरियल, कहीं भी देखा है, हकीकत में देखा है, बहुत पहले हम भूल गए, फिर अचानक से हम देखे तो ऐसा लगता है ये चीजें हमारे साथ हो चुकी है, या है ना, इस टाइप का। तो वो कभी ना कभी कोई चीज हुआ रहता है। चलो ये हटा दूं क्या? यस बहुत सर। सारी चीजें हैं और मतलब ब्रेन जो रहता है कई बार कुछ ऐसी चीजें भी सोच लेता है जिसको वो जानना चाहता है, या हमारा ब्रेन कई बार ऐसी चीजें हमको दिखाता है जिसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में जो है, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो लोग जो है काफी ज्यादा साधना करते थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझते हो ना आप लोग, यस सर। साधना यस और सर। ये सब, है ना, तो बहुत यस ज्यादा सर। चिंतन मनन, या फिर जो क्या बोलते हैं यार उसको, मेडिटेशन में रहते थे। तो मेडिटेशन में कई बार वो ऐसी चीजें देखना चाहते थे जो एक्चुअल में होती नहीं थी, या इमेजिन करते थे कि ये ऐसा हो सकता है, और कई बार वो चीजें सच होती थी। ठीक है, तो ब्रेन को जब आप सच में ऐसा बोलोगे कि आप, क्या ये चीजें ऐसी हो सकती हैं, तो आपका ब्रेन उस चीज को उस तरीके से सोचना और आपको दिखाना चालू कर देगा। ठीक है, अर्थ जो है वो गोल है, अर्थ जो है वो गोल है। ठीक है, समझ आ रहा बात? यस सर। यस सर। ये जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे उनको बहुत बाद में पता चला, कुछ 100 साल पहले की बात। लेकिन जो हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, उनको ये बात हजारों साल पहले पता। कोई भी इस अर्थ को नापा नहीं है, घुमा नहीं है, तो किसी को नहीं मालूम था ये स्ट्रेट है, ट्रायंगल शेप में है, स्क्वायर में है, या स्फेरिकल। ठीक है, दूसरा, हम जब स्पेस में गए या फिर टेलीस्कोप का निर्माण हुआ, तब हम देख पाए कि हमारे चारों तरफ बहुत हम एक सोलार सिस्टम में रहते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स। ठीक है, हमारा खुद का भी प्लेनेट है जो इस अर्थ के अराउंड घूम रहा है, लाइक मून। समझ आ रहा बात? उसका असर जो होता है वो हमारे धरती पर है। आपको मालूम है मून को अगर हटा देंगे तो क्या होगा? अर्थ का ग्रेविटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तबाही मच जाएगी। मून के ग्रेविटेशन से समुद्र का जल स्तर जो होता है ना, पानी का लेवल भी कम ज्यादा होता है। समझ आ रहा बात? जिधर यस मून सर। रहता है वहाँ समुद्र का स्तर जो रहता है वहाँ का ग्रेविटेशन चेंज होता है। तो ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा फर्क होता है मून का हमारे अर्थ। ये सारी चीजें जो है हमारे ऋषि मुनियों को बहुत पहले से पता है। प्लैनेट्स हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, ये हजारों साल से पता है। टेलीस्कोप का तो बहुत बाद में निर्माण, जब योगी मुनि खत्म हो गए थे धरती। तो जो मेडिटेशन करते हैं लोग, उनको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ आने लग जाती हैं। ब्रेन उस चीज को अपने आप मतलब सोच लेता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, गौतम बुद्ध वगैरह जो है, और हमारे
महावीर, गौतम बुद्ध, ये जो महापुरुष हमारे धरती पे जो थे, ठीक है, जो मेडिटेशन के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, गौतम बुद्ध, महावीर, ये लोगों को ऐसी साधना थी, ये लोग चीजों को समझ जाते थे कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इमेजिन कर पाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा ब्रेन कराता है। तो एक्चुअल में हमेशा ना मतलब पुराने लोग भी यही बोलते हैं कि छात्रों को छात्रों के जैसा रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है कि आप हमेशा छात्र के जैसे हो, तो छात्रों के जैसा व्यवहार होना चाहिए, आपका जीवन वैसा होना चाहिए, खाना पीना, सोना उठना वैसा होना चाहिए, आपको हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी पढ़ाई के बारे में चिंतन करना चाहिए। अपने कोई भी गुरु हो, चाहे आपकी स्कूल का टीचर अच्छा नहीं भी पढ़ाता तो भी आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी अगर आप उनकी बहुत रेस्पेक्ट करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। और हमेशा इंसान को एक छात्र के जैसा रहना चाहिए, आप कहीं से भी सीख सकते हो, एक फूल पत्ती कीड़े से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो छात्रों वाला अगर आप लर्निंग फेज में हो तो आपको स्टूडेंट के जैसा बिहेव करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है हर चीज मेरे को। ड्रॉपर्स जब पढ़ के आते हैं ना बड़े बड़े कोचिंग से, तो मैं उनको यही चीज सिखाता हूँ कि आप कहाँ से पढ़े हो, क्या पढ़े हो, भूल जाओ, आपके दिमाग में कितना कचरा बढ़ा है भूल जाओ, ठीक है। अब जो समझाया जा रहा है आप उसको जीरो लेवल से स्टार्ट करो, इससे हमारा दिमाग खुलता है। जब हम ये सोचते हैं हमको कुछ नहीं आता है, तो आप अपने ब्रेन को ऐसे खोल के रखते हो कि हमको कुछ नहीं आता, हमको ऐसे बटोरना है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को नैरो करके रखते हो कि मुझे ये सब आता है या मैं जानता हूँ, आपका ब्रेन नैरो हो जाता है, तो आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो आप बहुत सारी चीजें मेरे से पूछ रहे हो कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब ब्रेन का कमाल होता है, ठीक है। तो फोकस करना एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आप लोगों के में लैकिंग है, मैक्सिमम स्टूडेंट में लैकिंग होता है फोकस। आप जब बैठते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आप लोग क्लास में मेरे बैठोगे ना, अगर फिजिकल क्लास 2 घंटे की क्लास में मैं एक एक बच्चे को देख करके ये समझ जाता हूँ कि किसका ध्यान है, किसका ध्यान कहीं और है। भले आप मुझे देख रहे हो, मेरे बोर्ड को देख रहे हो, आप लिख क्यों ना रहो, फिर भी मेरे को समझ आ जाता है कि कौन बच्चा कहाँ देख रहा है, क्या उसके दिमाग में, यहाँ वो उसका दिमाग यहाँ है या और कहीं। तो स्टूडेंट्स को हमेशा फोकस्ड रहने की आदत डालनी चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शन हटाना है, आप जब डिस्ट्रैक्शन हटाते हो तो फोकस बढ़ता है आपका, और जब फोकस बढ़ता है तो आपकी मेमोरी बढ़ती है। मेमोरी बढ़ेगी तो आप चीजों को स्टोर कर पाते हो, रिकॉल कर पाते हो। इसीलिए क्या है कि ये योग जो होता है, मतलब मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन कोई धर्म नहीं, मेडिटेशन किसी धर्म का नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ अपनी बुद्धि को शांत और एकत्रित कर, मतलब एक जगह बोल सकते हैं कि फोकस करने का एक तरीका होता है। मेडिटेशन हर धर्म में किया जाता है, मैं आपको बता दूं। कई लोग सोचते हैं ये हिंदू धर्म का है, मेडिटेशन हर धर्म में होता है, किसी भी धर्म में ले लो। चुपचाप जब आप बैठते हो और कुछ नहीं सोचते हो, वो मेडिटेशन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। चल, तो अब देखो बेटा, इसको मैं हटा रहा हूँ यस और हम लोग देखेंगे ब्रेन। अब ब्रेन जो रहता है उसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। और ब्रेन किससे कवर्ड है, ये सारा चीज अपन देखेंगे। तो ब्रेन जो है, वो ब्रेन जो रहता है ये एनक्लोज्ड रहता है, एनक्लोज्ड रहता है, एनक्लोज्ड इन ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। और इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। मेरी बात हमेशा याद रखना, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो या खराब स्टूडेंट हो, कभी भी अपने आप को खराब नहीं समझना, कभी भी नहीं। कभी ये मत सोचना है कि 10th तक मेरा लेवल एकदम डाउन था, आगे भी मेरा कुछ नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं समझना है कि 10th तक तो मैं क्लास में हमेशा लास्ट आता था, तो आगे मैं कभी आगे नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप ऐसा सोचोगे आप कभी आगे नहीं आ पाओगे। मैं कभी भी स्टूडेंट से उनका 10th का परसेंटेज नहीं पूछता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है ये 2 साल इंसान अगर एकदम लगन के साथ और मेहनत कर ले तो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, कोई भी इंसान, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ, मेरे कई ऐसे फ्रेंड है जो मतलब जिसका कोई लेवल ही नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत किया लगातार। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी अगर आप बना के रखते हो और अपने आप पे विश्वास रखो बस कि मैं बाकी से अलग हूँ, ठीक है, मैं बाकी से अलग हूँ,
मैं कमजोर नहीं हूँ, परिस्थितियां थी, मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मैं कमजोर था। बस अपने आप को यही सोचना है कि मैंने मेहनत नहीं की इसीलिए मैं कमजोर था, अब मैं मेहनत करूंगा, मैं मजबूत बन जाऊंगा, बस बात खत्म। ठीक है, हमारे यहाँ जो ये बुद्धि है ना बेटा, ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है, क्योंकि दुनिया के सारे वेपन इसी के द्वारा बने। तो आप सभी को मैं हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, अपने आप पे विश्वास रखना सीखो हमेशा। कभी अपने आप को ना छोटा नीचा ये सब कभी नहीं समझना, कभी नहीं। कोई दूसरा भी अगर समझता है ना तो भी ध्यान नहीं देना, पागल है वो लोग, बात खत्म। ठीक है, अगर कोई बोलता भी है तू ऐसा वैसा, तू ये नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, ध्यान ही नहीं देना। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो जब से आप करना चालू करोगे आप कर लोगे, याद रखना मेरी बात। आप कितना भी मतलब बचपन से कितना भी अगर कोई बोलेगा ना कि मैं डफर था सर ऐसे, तो भी मैं बता रहा हूँ आपको, 2 साल रगड़ के मेहनत करोगे, बाकी लोग के लेवल पे आ जाओगे आप। एकदम मैं खुला चैलेंज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एकदम। कभी भी ऐसा नहीं सोचना मैं ऐसा हूँ वैसा, नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैंने किया ही नहीं है तो कैसे मालूम चलेगा? आपने उतनी मेहनत की नहीं है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हो? ठीक है, चलो। तो ये जो ब्रेन बॉक्स है दैट इज क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर ब्रेन एनक्लोज रहता है। एक ब्रेन बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रेन जो रहता है ऐसा पूरा हड्डियों के ढांचा से, क्रेनियल बोन से ऐसा कवर्ड रहता है। ठीक है, तो आज ही मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया है बच्चों को, तो मैं बोन निकाल के रखा हूँ, तो दिखा देता हूँ ब्रेन बॉक्स क्या होता है। ये हमारा क्रेनियम है बेटा पूरा, ये हमारा ब्रेन बॉक्स है पूरा ये। ठीक है, ये आप देख रख सकते हो पूरा, ये यहाँ से सर स्पाइनल तो कॉर्ड। स्कल किसको कहते हैं? ये स्कल है बेटा पूरा, ये स्कल है हमारी, ये पूरी मुंडी जो होती है ना इसी को स्कल बोलते हैं। ये पूरा स्कल है, ये मेरे हाथ में क्या है, ये पूरा स्कल है। एक बोन बस मिसिंग है, वो कोई स्टूडेंट घुमा दिया। ठीक है, ये पूरा स्कल है, इसी को स्कल बोलते हैं। ठीक ओके है, सर। स्कल का ये वाला हिस्सा है, इसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। ये दिख रहा है? अब ये देखो, ये ब्रेन बॉक्स को मैं खोलूंगा ऐसे, ये ऐसे दिख रहा है, तो है ना, खाली है ना खाली है। तो इसके अंदर ब्रेन रहता है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ब्रेन रहता है। ये ब्रेन का रूफ हो गया, ये ब्रेन का बेस हो गया। समझ आ रहा बात? ठीक है, और यहाँ से क्या पास होगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा, बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बाहर निकलता है। तो इसको बोलते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम में ये बोन होता है, सामने पीछे ऊपर आजू बाजू और नीचे, ये सब क्या है बेटा? दैट इज ब्रेन बॉक्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, बाकी हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। यस सर। चलो, तो अब ब्रेन जो है, ब्रेन जो रहता है मैंने बता दिया, ब्रेन कवर्ड बाय 3 layers known as meninges of brain, meninges of brain। ठीक है, तो meninges of brain 3 टाइप के होते हैं। सबसे बाहर ड्यूरामेटर, बीच में एरेक्नॉइड, और तीसरा पायामेटर, इनर मोस्ट। ठीक है, तो ये आउटर हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये इनर हो गया। ठीक, तो अगर मैं ऐसा एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊं आप लोगों को, ठीक है, तो ब्रेन के बाहर एक ब्लैक कलर की लाइनिंग देखना आप लोग, ये जैसे ब्रेन है बेटा, तो ब्रेन पूरा का पूरा ऐसा है। ये ब्रेन के बाहर अगर आप देखोगे तो ये पूरा पॉलीथीन जैसे, जैसे वो रहता है ना बेटा, लेमिनेशन होता है ना, यस सर। यस। लेमिनेशन के जैसा ब्रेन, और पूरा स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा बाहर की तरफ ये एनक्लोज्ड, मतलब उसको कवर करके रखता है। ठीक है, अब इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, क्या होगा बोलो? बोलो क्या होगा? एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड। अब इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होगा, क्या बोलते हैं उसको बताओ? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो रहता है वो एक्चुअल में अटैच रहता है किससे? बोन से। ड्यूरामेटर अटैच रहता है बोन से, ये बोन है बेटा।
ठीक है, तो ये बोन है, ये क्या है, ये बोन है, दैट इज बोन। ठीक है, अभी जो दिखाया ना मैंने आप लोगों को पूरा क्रेनियल बोन, तो ये क्रेनियल बोन से अटैच रहता है क्या, हमारा ड्यूरा मैटर, है ना, दैट इज आउटर मोस्ट, ये ड्यूरा मैटर हो गया। और ब्रेन से कवर्ड रहता है, मतलब ब्रेन से अटैच रहता है क्या, हमारा पाया मैटर। समझ आ गया बात? तो पाया मैटर जो रहता है वो ब्रेन से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, द मेम्ब्रेन, ठीक है। और ड्यूरा मैटर जो रहता है वो बोन से चिपका रहता है। कभी किसी की खोपड़ी अगर उखड़ी ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोन के साथ में ड्यूरा मैटर भी फेंका जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसमें, एरेक्नॉइड, ये बीच वाला लेयर, दैट इज एरेक्नॉइड। क्लियर हो रहा है बात ये आप लोगों को? 3 मेनिंजेस। Yes, तो sir. ये जो मेनिंजेस जो होते हैं, दैट इज कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। बोन के बाद तीनों लेयर ब्रेन को प्रोटेक्ट, मतलब ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जो हमारा कवरिंग है, तीनों लेयर, उनमें से 2 लेयर के बीच में कुछ फ्लूइड भी फ्लो होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। मालूम है आपको उस फ्लूइड का नाम? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो खाली जगह होता है वहां पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो खाली जगह है वहां नहीं पाया जाएगा। एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच, मतलब जस्ट ब्रेन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर आपको क्या मिलेगा? सीएस। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सीएसएफ फ्लो मिलेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, वरना कचरा हो जाएगा। यहाँ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर भी फ्लो होता है ना। ब्रेन अंदर से होलो होता है, स्पेस होता है, जगह खाली होता है। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, तो ये जो आपका जो क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, तो यहाँ भी मिलेगा ऐसा, है ना। ड्यूरा मैटर ये पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करता है, तो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर भी सेरिब्रो स्पाइनल, ठीक है। समझ आ रहा बात? तो अब जैसे किसी को ऐसा चोट लगा, तो थोड़ा सा ब्रेन को, अगर बोन और ब्रेन के बीच में खाली जगह है और वहां एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बेटा वो फ्लूइड थोड़ा शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। क्लियर हो रहा है बात इसका? Yes, sir. यस अब कई लोग बोलेंगे कि सर हाँ चोट लगता है, कभी ऐसा फूल जाता है, यही फ्लूइड है क्या सर, बाहर जाता है? नहीं, ठीक है, वो नहीं है ना। समझ आ रहा बात? यस सर। वो बोन से बाहर नहीं आएगा, वो बोन जब क्रैक होगा ना तब बाहर आएगा, ऐसे नहीं आता। हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, कौन सर बोल के गया है? हाँ बोलो बेटा। सर वो एक्सीडेंट में बोलते हैं कि बीच में लगने से मीन्स डेथ हो जाता है, तो बीच में क्या होता है सर? हाँ बीच में बेटा, सर के बीच में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सर के बीच में सामने ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक्सीडेंट हुआ और अगर कोई मेजर ब्लड वेसल फट गया अंदर, ब्रेन का झटके से ब्लड वेसल फट गया, तो अंदर ही अंदर ब्लड का फ्लो होगा और हेमरेज हो जाता है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, अगर कोई वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का पार्ट अगर ब्लड उसके आसपास भर गया, जैसे मान के चलो ये कोई ब्रेन का पार्ट है, इसके आसपास ब्लड भर गया, ये पार्ट हो सकता है बॉडी के आधे हिस्से को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा काम नहीं पैरालिसिस हो जाएगा। मे भी ये पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन या हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, फिर खत्म, हार्ट बीट रेस्पिरेशन खत्म तो आदमी खत्म, ऐसा होता है। मेनली जो है ना वो हमारा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला जो पार्ट होता है ना पीछे, ये सबसे क्रूशियल होता है। ऐसे जब कई लोग गिरते हैं तो लोग तो गिर के उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है पीछे वाला, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मेनली आपको मालूम है क्या क्या करते हैं, रेस्पिरेशन मालूम है ना, है रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, ठीक है। Yes. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कभी कभी चोट लग गया, है ना, पोस्टीरियर पार्ट में, यहाँ ब्रेन हेमरेज, यहाँ हेमरेज हो गया, तो क्या सेरिब्रम का वो पार्ट जो कॉन्शियस पार्ट है, सेरिब्रम का वो हिस्सा, वो ब्रेन का पार्ट जो कि
हमारे कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वहां पर ब्लड भर गया तो फिर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा पर्सन। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलो हम लोग बचा नहीं सकते। अब बचा सकते हैं ना भाई, मेडिसिन आती हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्लड भरा हुआ है और वो अगर वहां से डिसॉल्व होकर के नहीं निकल पा रहा है मेडिसिन से, तो सर्जरीज होती हैं, ठीक है। तो ये सब फास्ट करना पड़ता है एट इंस्टेंट। सर्जरी से कई बार रिकवर हो पाते हैं, कई बार टिश्यू अगर परमानेंटली डैमेज हो गया, ब्रेन का कोई टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो गया, तो वो ऑपरेशन का भी कोई काम नहीं रहता, मेडिसिन से कई बार रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। मेरी नानी जो है वो 1 महीने तक के कोमा में थी, ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है फट गए और अच्छा खासा हेमरेज था। हेमरेज मतलब जहाँ ब्लड भर जाता है उस हिस्से को हम हेमरेज बोलते हैं। उसके बाद फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके गए तो कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं था, कॉन्शियस पार्ट जो रहता है वो चला गया था, ठीक है। मेडिसिन चली, 1 महीने तक के कोमा में थे, लेकिन उसके बाद उनको घर में ही रखा गया, बस राइस ट्यूब के द्वारा पेट तक के दाल पानी खाना ये सारा चीज दिया जाता था। तो हम लोग बोले जब तक चल रहा है ठीक है, लेकिन वही है कि जो वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता था, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो सांसें और धड़कन चल रही, ठीक है। कॉन्शियसनेस चला गया था, फिर धीरे से रिकवर हो, धीरे से रिकवर हो गया 1-2 महीने बाद, ठीक है। 1-2 महीने बाद रिकवर हुआ, फिर जो है धीरे से वो उठना चालू किया। उसके बाद तो बेटा वो लोग 1-1, 2-2 किलोमीटर भी आना जाना करते, मतलब बिल्कुल मान के चलो कि डेड पार्ट से उठ के वापस नॉर्मल वाइटलिटी की तरफ। तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, कभी कभी बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन भी कभी कभी जिस केस को जवाब दे देते हैं, कभी कभी वो रिवर्स हो जाता है। तो ब्रेन का जो है ना, उसका प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बता दूं कि न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन जो है ब्रेन के बारे में कितना % जानते होंगे? अरे बताओ भाई कोई 90%, है 90। बेटा 70। 10% भी नहीं जानते, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ गए आप? बहुत ज्यादा बोल दिए, 90% नहीं जानते हैं, बोल 90% नहीं जानते हैं। जो एकदम सीनियर डॉक्टर हैं, जो एकदम 80 साल के हो गए हैं, सीनियर मोस्ट, लाखों केसेस जो देखे, वो 10-12% थोड़ा बहुत समझते हैं चीजों। सर वो समझ भी रहे हो सिर्फ रेशियो? 10-12? बिल्कुल, बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ज्ञान है। हम जितना पढ़ते हैं हम उतना जानते हैं, और हम जितना देखते हैं समझते हैं हम उतना ही जानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है हमारा ब्रेन, उससे कहीं ज्यादा है हमारा ब्रेन। समझ आ रहा बात? मतलब हम जितना भी स्टडी किए हैं या जितना भी एक्सपीरियंस किए हैं, उसका हम लोग लेस देन 10% जानते हैं अभी तक ब्रेन के बारे में। समझ गए बात को? तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रेन का हम अभी भी बहुत ही कम पार्ट जानते हैं, मतलब कम चीजें जानते हैं, बहुत अच्छे से नहीं जानते। 10-20% बहुत होता है। और हम लोग जो है 5-6% से ज्यादा हम अपने ब्रेन का यूज कभी नहीं करते, मैक्सिमम 5-6%। बहुत जीनियस है तो 10% मान लो, बाकी 90% ब्रेन का जो फंक्शन है, ठीक है, वो हम नहीं कर पाते हैं, अपने पूरे लाइफ में नहीं करते हैं। समझ रहे हो? जैसे आज स्मार्टफोन, आप जो स्मार्टफोन रखते हो, आपको मालूम है आप अपने स्मार्टफोन का कितना फंक्शन यूज करते हो? आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, आप अपने स्मार्टफोन का 20% भी यूज नहीं कर पाते जो उसमें फंक्शन है। 20% में मैक्सिमम बता रहा हूँ, आप कभी यस देखना सर। बेटा, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे ही है हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड स्मार्ट है, बट हम उसका 4-5%, 7% से ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, ना ही हमको उसके बारे में मालूम होगा तब तो यूज करें। चलो, तो सोचो आप लोगों के पास लिमिटलेस एनर्जी है ब्रेन में, बट आपको उस एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया में नाम कमा सकते हो, ठीक है। और आप ही लोग वो हो बेटा जो आगे चल के, है ना, इस धरती पे कुछ नया कर सकते हो, या आप ही लोग हो जो इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का ब्रेन अभी काफी शार्प होना बचा है, आपका ब्रेन काफी एक्सप्लोर होना बचा है अभी,
ठीक है, आप नहीं मत सोचो कि आप लोग बड़े हो गए, अभी आप लोगों का ब्रेन बड़ा नहीं हुआ। चलो हो गया, ये समझ आ गया बात? यस ठीक है, सर। यस सर। चलो देन उसके बाद हम देखेंगे फोर ब्रेन सेरिब्रम। हटा दूं ये? यस सर। यस सर मेरे को एक डाउट है हाँ, सर, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर इतना कर्ली कर्ली टाइप का क्यों रहता है, उसमें इतना सारा लाइंस टाइप का क्यों दिखता है? ऐसा ऐसा। हाँ यस सर, मैगी टाइप। हाँ ऐसा ना, ये सल्साई एंड गाराई है बेटा, सल्साई एंड गाराई, ये ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूरल फोल्ड्स होते हैं ब्रेन के। तो एक्चुअल में क्या है, सेरिब्रम जो है, हमारे जो पूर्वज थे उनका सेरिब्रम बड़ा था, साइज में बड़ा था, तो ज्यादा बड़ा होने से थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या है, देखो बस न्यूरॉन्स ज्यादा थे लेकिन स्मार्टनेस कम थी, इंटेलिजेंसी कम थी। ऐसा माना जाता है कि इसमें जितने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं, जितना कॉम्पैक्ट फोल्ड्स होता है, उतना ज्यादा इंसान इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, और अभी के जो इंसान है उसमें ये फोल्ड्स काफी पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के में भी होगा, है ना, कभी सर ये CT फोल्ड्स स्कैन खुलता है? खोलेंगे तो क्यों नहीं खुलेगा, खोलेंगे चिपका तो नहीं रहता है? बिल्कुल चिपका रहता है, बट ऐसे थोड़ी ना खुलेगा, ऐसे पकड़ के खींच तो ना दोगे। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, सेरिब्रम, सेरिब्रम जो रहता है वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, दैट इज टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर समझते हो ना आप लोग, स्फीयर का आधा। ठीक है, तो जैसे ये अगर ब्रेन है, इसको मैं अगर यहाँ से देखूं, इस ब्रेन को अगर मैं यहाँ से देखूं ऐसा, ठीक है, इधर से अगर देखूं, ये आंख है, समझ गया होगा आप लोग। ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके का ऐसा। ठीक है, मुझे ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो सेरिब्रम जो रहता है वो दो पार्ट होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं ऐसा। ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक न्यूरल कनेक्शन होता है ऐसा। ये न्यूरल कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, इन दोनों सेरिब्रम के पार्ट को जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम। एक फाइब्रस ट्रैक्ट होता है, बहुत बड़ा ट्रैक्ट होता है ब्रेन का। ये फाइब्रस ट्रैक्ट जो रहता है राइट को लेफ्ट से जोड़ता है। ऐसा इसीलिए भी होता है कि राइट का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट को जाता है और लेफ्ट का इंफॉर्मेशन राइट को जाता है। और इस न्यूरल ट्रैक्ट के, ट्रैक्ट मतलब एक रास्ता, ठीक है, नर्व ट्रैक्ट बोलते हैं, इसके थ्रू जाता है। दूसरी चीज कि अगर मैं राइट हैंडेड हूं, मैं अगर हर एक चीज राइट से कर रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन का जो पार्ट है, दैट इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वो ज्यादा एक्टिव होता है। और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हाथ से ज्यादा कोई काम कर रहा है, तो उसका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो रहता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब ये है कि हमारी बॉडी का टॉप टू एंड राइट साइड वाला जो भी है काम, पैर उठाना, हाथ उठाना, कुछ भी, कान ऐसा कर रहा हूँ या मुंह अगर हिला रहा हूँ, तो ये आधा लेफ्ट साइड वाला जो है वो मेरा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, और लेफ्ट बॉडी पार्ट को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है ऐसा। ठीक है, अपोजिट। समझ आ रहा बात आप लोगों को? ठीक है, और अगर मैं एक पांव से खड़ा हूं, तो अब मेरे अगर मैं लेफ्ट पैर से खड़ा हूं और राइट पैर ऊपर है, तो मेरा राइट वाला जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये एक्टिव होगा, लेकिन लेफ्ट वाले को बताया जाएगा कि भैया एक पांव से खड़ा है ये बंदा, दूसरा पांव को तू बैलेंस करके ऊपर रख। ठीक है, तो ये होता है। तो कॉर्पस कैलोसम से ही अटैच रहता है ये दोनों ऐसा, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सल्साई एंड गायराई होते हैं बेटा, सल्साई एंड गायराई जो रहते हैं ये आर फोल्ड्स। ठीक है, फोल्ड्स ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का फोल्ड होता है। कॉर्पस को मतलब टिश्यू है। हाँ बेटा, ये फाइब्रस ट्रैक्ट है, ये भी नर्व ट्रैक्ट है बेटा ये। ठीक है, न्यूरॉन का एक बंडल होता है ये भी। ठीक है, नर्व ट्रैक्ट है।
समझ आ रहा है? नर्व ट्रैक्ट है, ये भी एक नर्व ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब एक रास्ता जिसमें न्यूरॉन्स का बंडल होता है, नर्व ट्रैक्ट। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सेरिब्रम है ये बाहर की तरफ ग्रेइश होता है, ग्रे मैटर होता है। ठीक है, बाहर की तरफ आउटर या फिर कॉर्टेक्स जो रहता है इज ग्रे एंड इनर इज व्हाइट, है ना। आउटर इज ग्रे एंड इनर इज व्हाइट। ठीक है, मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक बता दे रहा हूँ फंक्शंस। अब सेरेब्रम का फंक्शन देखेंगे बेटा, सेरेब्रम का अपन फंक्शन देखें, है ना। अब सेरेब्रम जैसे मैंने बताया कि बॉडी का जो है सबसे बड़ा मतलब ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। ठीक है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो सेरेब्रम में आपको बहुत सारे एरिया मिलेंगे, सेंसरी एरिया, मोटोर एरिया एंड इंटरसेंसरी एरिया। सेंसरी, मोटोर एंड इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएशन एरियाज, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तो सेंसरी का मतलब आप लोगों को मालूम है जो कोई सेंस रिसीव करता है, सिग्नल रिसीव करता है। मोटर का मतलब मालूम है जो सीएनएस से कोई सिग्नल को सेंड करेगा। लेकिन जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स या इंटर सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ये क्या होता है बेटा, और इसको हम एसोसिएशन एरिया भी बोल सकते हैं। एसोसिएशन, इंटर न्यूरॉन से बनता है एसोसिएशन एरिया। ठीक है, तो दो तीन टाइप का हो गया, सेंसरी एरिया, मोटोर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया वो हिस्सा होगा जहां पर से सिग्नल पूरे बॉडी से हमारे पास आ रहा है। इवन हम आप अगर मेरी बातें सुन भी पा रहे हैं तो वो भी आपके सेंसरी एरिया में है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई दीपिका, आपका सरनेम क्या है? साहू। साहू। तो अब क्या हुआ कि मैंने आपसे कोई चीज पूछा तो आपका एयर से जो सिग्नल गया वो सेंसरी एरिया में, सेंसरी एरिया में जाने के बाद क्या होगा बेटा, वो एसोसिएशन एरिया में जाएगा कि इस क्वेश्चन को यहीं दबा दिया जाए या इसका कुछ रिप्लाई किया जाए। ठीक है, तो कई लोगों का मूड नहीं होता तो एसोसिएशन एरिया डिसाइड करता है इसको यहीं दबा दो, बात छोड़ो, हटाओ, क्या आंसर देंगे, है ना। अनम्यूट नहीं हो रहा है सर, हम क्या कर सकते हैं। बट इस बंदे के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में एसोसिएशन एरिया से गया एक डिसीजन कि मुझे अपना सरनेम बताना है। फिर ये एसोसिएशन एरिया में जो मेमोरी वाला पार्ट होता है वहां पर इसका जो ब्रेन है एसोसिएट हुआ और फिर वहां पर इसका जो मेमोरी है वहां पर इनका सरनेम छिपा हुआ है, इनको मालूम है कि हाँ मेरा सरनेम है। तो वहां से फिर जो है एक सिग्नल गया मोटोर एरिया में, वहां पर डिसीजन हुआ कि अब मुझे बताना चाहिए। तो बताने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं बोलता लिख के दिखाओ तो ये लिख के दिखाती, मैंने बोला बोलो बेटा, तो अब वहां से ब्रेन से सिग्नल आया मोटोर एरिया के थ्रू से और उनके माउथ में सिग्नल आया मसल में, उसने बताया मेरा सरनेम ये है। ठीक है, तो ऐसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे अलग अलग एरियाज चीजों को रिसीव करते हैं, चीजों को सेंड भी किया जाता है सिग्नल को, और इंटरप्रिटेशन भी किया जाता है, मेमोरी भी रहता है। तो ये सारी चीजें एसोसिएशन में होता है जो ना ही सेंसरी होता है ना ही मोटोर होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? यस सर। यस। तो इसका अगर हम एक फंक्शन देखें, एक होता है बेटा लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, वो आप लोगों के सिलेबस में है इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम किससे किससे बनता है? इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस प्लस एमिगडाला। ठीक है,
हिप्पोकैम्पस, इसको ना हिप्पोकैम्पस करना, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला बेटा, AMYGDA, सॉरी LA, एमिगडाला, वो एमिगडाटा हो गया वो, एमिगडाला। तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, ये मिलके बनता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो रहता है वो हमारी सारी फीलिंग्स का ध्यान रखता है, ठीक है, जितने हमारे फीलिंग्स हैं, है ना, इमोशंस हैं, इनको कंट्रोल करता है। समझ आ रहा है? ये क्या बनाता है बेटा? यस सर। लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है ये इतने पार्ट से मिलके बना लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के साथ में हमारा आता है हाइपोथैलेमस। आपको मालूम है हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम है कि बहुत सारे हॉर्मोन्स हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, मालूम है ना आप लोगों को। तो ये जो दोनों पार्ट है ब्रेन का, ये क्या है? लिम्बिक सिस्टम है, हमारा ब्रेन का सेरेब्रम से जुड़े हुए पार्ट है ये, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये ब्रेन के पार्ट्स हैं बेटा, ठीक है, ये सब फोर ब्रेन में आता है। अब ये मिल करके हमारे जीवन में बदलाव करते हैं, ठीक है। ये हमारे जीवन में बदलाव का मतलब होता है कि हम जितना भी हमारे में इमोशंस पाए जाते हैं वो यही पार्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना, आई हेट यू, आई लाइक यू, ठीक है, ये सब हमारा लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस का कमाल होता है, ठीक है। इवन जो है सेक्सुअल बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है, ये सब आता है एग्जाम में, सेक्सुअल बिहेवियर, है ना, इमोशंस या इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, जो भी हमारा इमोशनल बिहेवियर है, हमको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा कोई अच्छा लग रहा है, मुझे ये इंसान नहीं पसंद है, फिर उसके बाद कई लोग बोलते हैं आई हेट यू। अगर कोई ऐसा बोले आई हेट यू, ठीक है, तो क्या बोलने का है? इसका लिम्बिक सिस्टम जो है क्या है जी? लिम्बिक सिस्टम में गड़बड़ है? नहीं। अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है, हेट कर रहा है, या चीजों, कोई चीज अच्छा लग रहा है, कुछ खाने की चीजें अच्छी लग रही है, कुछ पीने की चीजें अच्छी लग रही है, कोई चीज नहीं करना है, कोई चीज करना है, ये सब हमारे इमोशंस होते हैं। ये सब हमारे इमोशंस जो रहते हैं इस जगह से हमारे ब्रेन में कंट्रोल होते हैं। समझ आ रहा बात? इवन आप लोगों को कई बार बोलते हो ना कि यार मुझे आज ये इच्छा हो रही है, ये खाने की इच्छा हो रही है, ये सारा चीज जो रहता है यहाँ पे कंट्रोल होता है। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो सब इसी को ही कंट्रोल कर देते हैं। हाँ बोलो। इमोशनल बिहेवियर लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस दोनों कंट्रोल करता है कि सिर्फ लिम्बिक सिस्टम जो रहता है ना बेटा वो मेन होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस फिर उसको बोल सकते हैं हार्मोनल अर्ज के थ्रू या हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू भी उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। मतलब लिम्बिक सिस्टम को जो है हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ये करता ही है इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, ये हमारा जो है सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशंस कंट्रोल करते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये लोग करते हैं, ठीक है। मतलब इसका भी योगदान रहता है। जो भी इमोशंस है ना, इवन मोटिवेशन भी है, मुझे ये चीज करने की इच्छा है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये कैसे भी करके करना ही है, ये चीजें, ये सब क्या मोटिवेशन है। मोटिवेशन भी क्या है? एक इमोशन है। मोटिवेशन भी क्या है बेटा? एक इमोशन ही तो है। आप कभी कभी देखते हो कोई चीज को, है ना, और आप उससे मोटिवेशन लेते हो और कभी कभी रो देते हो, होता है ऐसा, अगर कोई सीरियस बंदा है तो, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? मोटिवेशन भी क्या है? ये भी एक इमोशनल रिएक्शन ही होता है। समझ आ रहा है? तो कोई कोई जो है इसका अच्छा उपयोग करते हैं, कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं, ठीक है। तो आपका मेन ये है, इस पार्ट को हमको अच्छे से मेंटेन करना रहता है, क्योंकि सारा चीज जो भी आप करते हो, ऑल योर बिहेवियर एंड इमोशंस, मैक्सिमम चीजें जो आप करते हो वो सिर्फ आपका इमोशन एंड बिहेवियर के कारण होता है, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? आप नहीं Yes. पढ़ने का डिसीजन लेते हो,
मुझे नहीं पढ़ना है, इट इज योर इमोशन, है ना। चलो हटा दो इसको। देन सेरेब्रम का हम लोग फंक्शंस देखेंगे, आप लोग चाहो तो लिख लो फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। ये इंपॉर्टेंट है ना, सो ध्यान रखना है। इमोशनल, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन, ये सब क्या है भैया, कौन कंट्रोल करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है आपका ये सब। सर जिनकी चाइल्डिश हैबिट होती है वो भी इसी से कंट्रोल होता है? सब और नहीं तो क्या बेटा, सब आपका इमोशन ही तो है। बच्चे बनना, बच्चों के जैसे रिएक्ट करना, ऑल आर योर इमोशन, इमोशनल रिएक्शन। और क्या है आपका बिहेवियर, ये सारा चीज तो है, बिहेवियर, इमोशन, सब लिखा तो हूँ। यस सर। समझ गए। तो सर अब हम लोग क्या इसको हटा दें, क्या हटा दें इसको? यस सर। सारा खेल ही Yes, sir. खत्म हो जाए तो बेटा हम सिर्फ एक पत्थर के जैसे रह जाएंगे, बस देखते रहेंगे। कुछ इमोशन नहीं होगा तो खाने की इच्छा नहीं होगी, समझ आ रहा बात, पीने की इच्छा नहीं होगी, जीने की इच्छा नहीं होगी, कुछ जीवन में करने की इच्छा नहीं होगी। क्या होगा? विदाउट एक्साइटमेंट हम कोई नया चीज कैसे करेंगे? ठीक है, चलो यस सर। हटा दूं। यस यस सर। महान ऋषि मुनि लोग जो है ना, वो इस चीज पे कंट्रोल रखते थे, यही सब चीज हम लोग नहीं रख पाएंगे उतना ज्यादा, हम लोग महान उतना नहीं है, और जो रख पाते हैं वही लोग महान हो जाते हैं, सीधी सी बात है। चलो, यस फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, एकदम शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग ना थोड़ा सा फटाफट लिख लो। मोस्ट डेवलप्ड पार्ट इन मैमल, इट इज मोस्ट डेवलप्ड पार्ट इन मैमल्स। ठीक है, क्लियर है? लिखते जाओ, मैं थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ, घसीटी रेटिमेट, कंट्रोल्स Yes, एंड sir. रेगुलेट, चलेगा सर। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट। बहुत थक गया हूँ एक्चुअल में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। एक्चुअल क्या, सुबह से क्लास, क्लिनिक, उसके बाद शाम को एक मीटिंग थी, खाना भी ठीक से नहीं खाया, आज बहुत ज्यादा थकावट हो रही थी, आपका क्लास लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मेरी। बट काम तो काम है, विदाउट इमरजेंसी कभी अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। यस सर। इट इज सेंटर ऑफ कॉन्शियस सेंस, विल पावर। सर हाँ बेटा, सर आप डिक्टेट कर दीजिए ना। मैं बैठा हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे Yes. लिख रहा हूँ। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट में बैठे बैठे लिख रहा हूँ, इसमें मैं बैठा हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर ना, बैठने ओके की जगह। सर। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, कई लोग बहुत स्लो लिखते हैं तो उनको दिक्कत जाती है। नॉलेज, मेमोरी, स्पीच, थिंकिंग एंड रीजनिंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग। All voluntary actions are controlled by cerebrum. ठीक है, यस यस सर। ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड है बेटा हमारे में, मैमल्स में, है ना। और इस
सेरेब्रम के द्वारा हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। कॉन्शियस सेंसेस मतलब हम लोग जो भी हमारे सेंसेस हैं, जितने भी सेंस है, वो सारे सेंस यहीं से रेगुलेट होता है, यहीं से कंट्रोल होता है और यहीं पर सिग्नल जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली एंड मतलब बोल सकते हैं कि आखिरी जो है जितने भी सेंसेस है उसका सिग्नल आखिरी में यहीं पर जाता है, ठीक। क्योंकि ताकि हम डिसीजन ले सके, जो भी सेंस आया है उसका हम डिसीजन ले सके कि उस सेंस का क्या करना है, ठीक है, उससे हमको नुकसान है कि फायदा है, ये हम डिसीजन ले सके, है ना। क्योंकि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सेरेब्रम में होता है। आगे देखेंगे विल पावर, है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विल पावर जो है वो सबसे ज्यादा उसी के में होता है जिसके में सेरेब्रम बहुत डेवलप होता है, ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जितना भी इच्छा अनुसार मूवमेंट है वो सब इसी के द्वारा होता है। नॉलेज, हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं, है ना, जो भी नॉलेज गेन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, है ना, और सोचते हैं, है ना, बोलते हैं, रीजनिंग समझते हैं ना आप लोग, कोई चीज को समाधान यस निकालते हैं, सर। कोई Yes. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट इज रीजनिंग, है ना। सोचना, रीजनिंग, स्टोर करके रख सकते हैं, मेमोरी, नॉलेज गेन कर सकते हैं, है ना, ये सब सेरेब्रम के द्वारा होता है। तो जितना ज्यादा सेरेब्रम डेवलप होगा उतना हम इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग कैपेबिलिटी जो रहता है वो सबसे ज्यादा इंसानों में, ठीक है, उसके बाद बाकी एनिमल्स में होता है। रीजनिंग मतलब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, उसको समाधान करना, उसके बारे में सोचना, ठीक है। जितने वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो तो खैर ये करता ही है, क्लियर हो रहा है। तो सेरेब्रम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी का जो है फंक्शन, हाइपोथैलेमस बचा है, मेडुला एंड पॉन्स, है ना। सर हाँ बोलो। सर ये सेरेब्रम ब्रेन के पार्ट को कंट्रोल करता है कि बॉडी के पार्ट को? दोनों को बेटा। सेरेब्रम जो रहता है वो बाकी ब्रेन के पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। हेड ऑफ द ब्रेन बोल सकते हैं उसको। ये बाकी पार्ट्स को भी ओके कंट्रोल सर। करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, आपका रेस्पिरेटरी रेट है, उसको कौन कंट्रोल करता है? आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचोगे कोई चीज के बारे में और आप उस चीज के बारे में मतलब आपको, आपके दिमाग में उस चीज के बारे में एक्साइटमेंट है या कोई फियर है, डर है, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट बीट बढ़ सकता है। यस यस सर। सर। तो वो कैसे होगा यार? मेडुला में तो थिंकिंग पावर होता नहीं। मेडुला जो है वो कैसे सिग्नल भेज के बढ़ा देगा? तो सेरेब्रम मेडुला को कंट्रोल करता है कि देख भैया इसको जरूरत है, वो एप्रोप्रिएट सिग्नल भेज और इसका हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा या कम कर। तो ऐसे कंट्रोल से एक दूसरे के साथ, मतलब ब्रेन जो रहता है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि साइंटिस्ट अभी भी ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान पाए, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है हमारा। आप देखोगे बुक इतना सारा है, बुक बेटा न्यूरो की बुक काफी बड़ी बड़ी है, ठीक है, भयंकर सारा पढ़ने के लिए, बट अभी भी वो नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास ब्रेन का, ठीक है। तो ब्रेन एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके चीजों को करता है, बहुत सारी चीज, ठीक है। और ये सब क्या है पता है कैसे करता है मालूम है? सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। कभी कभी हम भी सोच के, मतलब मैं भी सोचता हूँ कभी कभी, मतलब एक छोटा सा एक करंट के सिग्नल के थ्रू हमको चीजें कैसे मालूम चल जाती हैं, हम कैसे चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही रिसर्च वाला पार्ट। चलो क्लियर है ये? यस यस सर। सर। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।